तो पार्ट 1 के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा स्लो बोला था, लेकिन इस एपिसोड में ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत पर हम देखते हैं जहां पर हमें गॉब्लिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि सामने किम बड़े आराम से इस शो का मजा ले रहा होता है और उसका वो स्केलेटन सोल्जर सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। और ये देख कर किम मन में सोच रहा होता है, अरे यार, जितना मैंने इससे उम्मीद लगाया था ये तो उससे बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा मैजिक कम है। जिसके बारे में सोचते हुए किम सीधे उस स्केलेटन सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है और वो स्केलेटन सोल्जर भी उसे देखता है और किम उसके सर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मेरे मेन अटैक में हमला करने के लिए थोड़ा सा कमजोर है। जिसके बारे में सोचते हुए शायद उसके साथ कुछ करने वाला होता ये, पर तभी उसकी नजर सामने की ओर जाती है जहाँ उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है, अरे ये सभी कॉप्स क्या हंटर की हैं। इन गॉब्लिन्स ने तो इन हंटर की लाशों को पेड़ में इस तरीके से सजा दिया है जैसे कि ये इनके गहने हो। लेकिन गॉब्लिन्स और किसी मॉन्स्टर में एक चीज कॉमन होती है, वो लोग ये सभी चीज पर ध्यान नहीं देते कि वो बंदा कोई नया हो या फिर कोई पुराना। वो सभी को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ जाते हैं और फिर उन्हें मारकर ऐसे ही पेड़ में इसी तरह लटका देते हैं। अब तो मुझे भी इन सभी के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ इसके बारे में सोचते हुए किम किसी गुफा के पास पहुंच गया होता है और फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें जोसेफ की टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग एक कैंप फायर के पास बैठे हुए थे जहाँ पर जोसेफ कह रहा होता है, डैम इट, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो पिद्दी से गॉब्लिन्स आखिर हमें कैसे हरा सकते हैं। और वहीं पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कि रो रही होती है और वो आर्चर वाला हंटर कह रहा होता है, जोसेफ आखिर हम क्या करें, लगता है कि हमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मान लिया था और अकेले गॉब्लिन से लड़ने चले गए थे। तो इस पर जोसेफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से कह रहा होता है, हम इस तरीके से तो हार नहीं मान सकते। हम उन पिद्दी से गॉब्लिन्स को देखकर हम लोग यहाँ पर इतनी गंदी मौत तो नहीं मर सकते। जहाँ जोसेफ ये सब बहुत ही ज्यादा जोश से बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो लोग यानी कि उसके टीममेट उसके पीछे देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोल रहे होते हैं, जोसेफ। लेकिन जोसेफ तो अपने मगन में होता है, इसलिए वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हम लोग इस तरीके से तो हार नहीं मान सकते, हम लोग फिर से लड़ेंगे। क्या हुआ अगर हम लोग एक बार उनसे मार खा गए, लेकिन हम फिर भी अभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन उसका साथी यानी कि वो तीरंदाज हंटर घबराते हुए कह रहा होता है, जोसेफ मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, अपने ऊपर तो देखो। तो जोसेफ बोल रहा होता है, आखिर मैं ऊपर क्या देखूं। तो वो एरो वाला हंटर कहता है, अरे पागल, जरा अपने सर के ऊपर देखो। जहाँ वो अपने सर के ऊपर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका लेवल अप हो गया था। तो इस लेवल अप की नोटिफिकेशन को देखकर जोसेफ हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे मैं तो लड़ाई भी नहीं कर रहा किसी से, लेकिन आखिर मेरा लेवल अप कैसे हो रहा है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई पार्टी का मेंबर बाहर लड़ रहा हो और अंदर के प्लेयर लेवल अप हो रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो कि नया नया डंजन में आया है वो अभी तक जिंदा है और वो हर बार मॉन्स्टर को मार रहा है। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें किम की ओर का दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने हाथों में एक मशाल लिया होता है, जहाँ पर किम ने उसी गुफा को बहुत सारी लकड़ियों से सजा दिया होता है। जहाँ वो कह रहा होता है, मैं जितना अच्छा तरीका जानता हूँ गॉब्लिन्स को मारने के लिए, उन सब में से ये मेरा सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है गॉब्लिन्स को मारने का। जो कहते वो बहुत ही ज्यादा इविल मुस्कान से हंस रहा होता है और फिर किम अपने मसाल को उन लकड़ियों पर फेंक देता है। जहाँ मसाल सीधे जाकर उस लकड़ियों पर गिरती है, जहाँ पर हमें एक बूम का ब्लास्ट दिखाया जाता है। जहाँ लकड़ियों में से आग निकलते लगते बहुत ही ज्यादा बड़ी आग पकड़ लेती है। जहाँ उसी के साथ उस लकड़ियों में से धुआं निकलने लगता है और फिर हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि धुआं उनके पास पहुंच रहा होता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत सारा धुआं उस सभी गुफा के अंदर फैल जाता है, जिससे बहुत ही सारे गॉब्लिन्स की दम घुटने पर वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो गॉब्लिन्स घबराते हुए कह रहा होता है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो उसकी बात सुनकर सारे के सारे गॉब्लिन्स दौड़कर मिलकर सभी एक साथ भागने लग जाते हैं। लेकिन बाहर तो हमें किम को दिखाया जाता है जो कि उन सभी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उन सभी लकड़ियों में हलचल दिखाई देने लग जाती है। तो ये देखकर किम कहता है, लगता है कि शिकार बाहर आ रहा है। जहाँ पर हम सामने की तरफ देखते हैं कि उन सभी लकड़ियों में से गॉब्लिन्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी गॉब्लिन्स उस लकड़ियों से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। जहाँ पर एक एक कर वो सारे के सारे गॉब्लिन्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर एक एक करके वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन्स उस लकड़ियों में फंसे हुए थे वो सभी बहुत ही बुरी मौत मर जाते हैं। और वहीं पर खड़ा किम ये सीन देखकर तो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम सारे गॉब्लिन्स, तुम इस चीज को मरे हुए प्लेयर्स के लिए एक फ्यूनरल समझो जिससे कि उन प्लेयर्स की आत्मा को शांति मिलेगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के गॉब्लिन जलते जलते वहीं पर मारे जाते हैं और वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम जंगल से भी दूर उस आग को देख सकते हैं। और इसी के साथ सिस्टम उसे बता रहा होता है, आपने अपने हैवानियत से लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा खुश किया है। और इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग जलकर बुझ गई थी और किम उस बुझे हुए आग को देखकर कहता है, अरे ये क्या, मैंने सोचा था कि अगर मैं ये स्टंट करूंगा तो मुझे वो बड़ा वाला गॉब्लिन जरूर दिखने को मिलेगा, लेकिन छोड़ो। जहाँ से वो जाते हुए कह रहा होता है, लगता है
कि इस डंजन का बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह छुपा है, इसलिए मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। पर तभी अचानक से उन सभी लकड़ियों की राखों के अंदर अचानक से कुछ हलचल होने लगती है, जहाँ पर वो स्केलेटन मुड़कर उसी ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गॉब्लिन वहाँ पर आ चुका था, यानी कि डंजन का बॉस। और वो स्केलेटन चुपचाप सीरियस फेस में उस गॉब्लिन को देख रहा होता है, जहाँ पर फिर हमें उस गॉब्लिन के दांतों को दिखाया जाता है, जिसे देखकर किम हंसते हुए कह रहा होता है, अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम तो खुद यहाँ पर चले आए। मुझे लगा था कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें खोजने में और मैं तुम्हें खोजते खोजते बोर होने लगूंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने खुद अपने दोनों पैरों पर चलकर यहाँ पर आ गए। गॉब्लिन चैंपियन। जहाँ इसी के साथ हमें गॉब्लिन चैंपियन को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम गॉब्लिन चैंपियन है, और वो गॉब्लिन चैंपियन किम को देखकर बहुत ही जोर से घुर्रा रहा होता है, और किम उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इस डंजन में ना जाने कितनी मासूम की जिंदगी चली गई है, या ये कहो कि ना जाने कितने प्लेयर मरे हैं, जब तक कि मिसा गिल्ड ने यहाँ पर आकर इस डंजन को क्लियर नहीं किया। और इसी के साथ वो अपने इन्वेंटरी को ओपन करते हुए मन में सोचते हुए कह रहा था, अगर इस जैसे ई रैंक के डंजन में अगर आपका सामना गॉब्लिन चैंपियन से हो जाए तो आप लोग ऐसा मान सकते हो कि आपका सामना सीधे यमराज से हो गया है। और इसलिए जितने भी न्यू प्लेयर्स होते थे वो इस डंजन के अंदर आकर अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन अब से कोई भी इंसान इस डंजन के अंदर अपनी जिंदगी तो नहीं खोएगा। जहाँ इसके बारे में सोचते हुए किम अपनी इन्वेंटरी से एक लंबी शॉर्ट को निकाल लेता है, लेकिन वो स्केलेटन ये चीज देखते हुए वो खुद ही आगे बढ़ जाता है। तो ये देखकर तो किम थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है, जहाँ उसे देखते हुए कह रहा था, क्या तुम मुझसे एक और मौका मांग रहे हो अपने आप को साबित करने का। तो किम की बात सुनने के बाद वो स्केलेटन किम की ओर मुड़ जाता है, जहाँ पर किम उसकी आंखों को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह, जरा इसके एक्सप्रेशन तो देखो, ये बिल्कुल ही चेंज है, जैसे लग रहा है कि वो इस गॉब्लिन से लड़ना चाहता है। तो चलो क्यों ना हम इस शो का मजा लेते हैं। और इसी के साथ किम पेड़ के ऊपर टेक लगाते हुए बस उस शो का मजा लेने लग जाता है, जहाँ पर हम स्केलेटन सोल्जर को देखते हैं जो कि किम की शॉट लेते हुए उस स्केलेटन चैंपियन की ओर बढ़ने लग जाता है, और वो गॉब्लिन चैंपियन उस स्केलेटन को देखकर उसके ऊपर घुराने लग जाता है। लेकिन हम स्केलेटन को देखते हैं जो कि अचानक से वहां से गायब हो जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही तेजी से उस गॉब्लिन चैंपियन की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ये देखकर तो गॉब्लिन चैंपियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो वहां से गायब हो गया था। जहाँ पर हम उस स्केलेटन को भी देखते हैं जो कि सीधे उसके पैर के पीछे आ गया था, जो कि सीधे उसकी एड़ी पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। तो ये देखकर भी किम थोड़ा सा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो कह रहा होता है ये तो, जहाँ पर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वहीं पर कई सारे हंटर घबराते हुए कह रहे होते हैं, अरे हम इतने से बड़े मॉन्स्टर को आखिरकार कैसे हराएंगे। लेकिन तभी हम वहाँ पर किम को देखते हैं जो कि आते हुए कह रहा होता है, उसके पैरों पर वार करो, उसके पैरों पर अपने अटैक को फोकस करो, जैसे ही इसके पैरों पर अटैक होगा वो जैसे ही जमीन पर गिरेगा वैसे ही इसे हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, जैसे कि किसी केक को काटना हो। जहाँ इतना कहने के साथ ही वो बहुत ही तेजी से सीधे जाकर उस बड़े मॉन्स्टर के पैरों पर लगातार अटैक करने लग जाता है। वो लगातार बार बार उस मॉन्स्टर के पैरों पर ही लगातार अटैक करते जा रहा था। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर किम इसके बारे में सोचते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, ये तो वही अटैक है जिस तरह मैं अपने पिछले लाइफ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता था। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, जिस तरीके से मैं उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता था ये बिल्कुल ही वैसे ही अटैक कर रहा है इन सभी मॉन्स्टर के ऊपर। वहीं पर सीन हमें उस स्केलेटन के ओर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लगातार उसके पैरों पर अटैक करने की वजह से वो गॉब्लिन अपने घुटनों पर आ गया था। तो इस मौके का फायदा उठाकर वो स्केलेटन सोल्जर बहुत ही तेजी से जाते हुए सीधे उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो उड़ते हुए। तो ये देखकर किम हैरानी होते हुए कह रहा था, ये कॉम्बैट स्टाइल ये बिल्कुल मेरी जैसी है। जहाँ पर हमें उस स्केलेटन सोल्जर्स के अंदर हमें किम की वही परछाई दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने अपनी पिछले लाइफ में उन सभी बड़े मॉन्स्टरों को मारा था। किम ये चीज देखते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मुझे ये तो पता था कि मेरी मैजिक पावर की वजह से इस स्केलेटन सोल्जर्स के अंदर भी वही इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये स्केलेटन सोल्जर्स मेरे कॉम्बैट स्टाइल को भी कॉपी कर लेगा। और बात की जाए मेरी पिछली जिंदगी में तो मैंने दुनिया के सारे वेपन्स को चलाना सीख लिया था, और अगर कोई मिसा गिल्ड का प्लेयर मेरे साथ एक हाथ करता तो वो मेरे सामने तो टिक ही नहीं पाता। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये स्केलेटन सोल्जर्स मेरे सभी कॉम्बैट स्टाइल को कॉपी कर सकता है और सभी वेपन को चला सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने प्लान्स को चेंज करना होगा। जहाँ वो इसके बारे में बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे डिंग करके नोटिफिकेशन आता है। ये सुनते ही वो अपने स्टेटस विंडो को खोल लेता है, जहाँ पर हमें उसके स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसमें बताया जा रहा था एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ने आपके इस अचीवमेंट पर आपको बधाई दिया है, और उसी के साथ उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है जो कि एक लेजेंडरी स्किल पेज है। ये देखकर किम हैरान होते हुए कह रहा था, क्या एक लेजेंडरी स्किल। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर
किम उस पेज को निकालते हुए हंसते हुए कह रहा था, आखिर किसे पता था कि मेरे हाथ इतना अच्छा लेजेंडरी पेज लग जाएगा इस डंजन में। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर डंजन के गेट को देखते हुए कह रहा होता है, अरे डंजन क्लियर हो गया है, जल्दी से सभी लोग आओ। ये बात सुनकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या इतनी जल्दी, आखिर इतनी जल्दी कैसे हो गया। जहाँ वो तुरंत ही अपने कैबिन से बाहर निकलकर सामने की ओर देखता है, जहाँ पर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है कि जियोसुब और उनकी टीम सभी बाहर निकल रही होती है। और उन्हें देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर मन में सोच रहा होता है, अरे ये तो प्लेयर्स हैं, क्या ये लोग सचमुच वापस आ चुके हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि ये डंजन सचमुच क्लियर हो गया। लेकिन ये डंजन क्लियर नहीं हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ एक ही दिन में क्लियर हो गया। क्या ऐसा सचमुच पॉसिबल भी हो सकता है। जहाँ इसके बारे में सोचने के साथ ही वो तुरंत ही भागते हुए उन लोगों के पास जाने लग जाता है, जहाँ पर उन लोगों से पूछ रहा होता है, क्या आप लोग सचमुच सेफली वापस आ चुके हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ 4 ही क्यों हैं, आप लोग तो 5 मेंबर गए थे ना, तो जिम किम कहाँ है। लेकिन जोसेफ तो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो उन सभी को कुछ ना बोलता हुआ देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर उन लोगों से कहता है, तो अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि उस जिम किम के पास ऐसा टैलेंट नहीं था जो टैलेंट इस डंजन के अंदर चाहिए था। लेकिन तभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे जरा देखो, उसके अंदर से कोई और भी बाहर निकल कर आ रहा है। ये बात सुनते ही फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर और वो सभी लोग हैरान होते हुए सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है कि किम उस डंजन के अंदर से बाहर आ रहा था। ये देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर हैरान होते हुए कह रहा था, अरे ये तो मिस्टर उजिंग किम है। और इसी के साथ हमें वहाँ पर उसके पीछे एक डंजन का लाइट दिखाया जाता है। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, अभी तक इसका डिटेल तो नहीं दिया गया है कि वहाँ से डंजन गायब हो चुका है क्या डंजन क्लियर होने की वजह से लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन इसका रीजन मिलेगा तो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा। और चुपचाप की वहाँ से जाने लग जाता है। तो ये देखकर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर भागते हुए वहाँ से चिल्लाते हुए कह रहा था, अरे मिस्टर किम उजिम जरा रुकिए। और जो सब ये देखकर हैरान होते हुए कह रहा था, क्या ये बादशाह अभी तक भी जिंदा है, आखिर इसने अकेले ही उस डंजन को कैसे क्लियर किया। उजिम किम आखिर तुम हो कौन। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ पेपर के न्यूज के हेडलाइंस को दिखाया जाता है, जिसमें पहले पेपर में लिखा हुआ था, वर्ल्ड की इकोनॉमी 4 सालों की रिपोर्ट बस नेगेटिव ही आ रही है। जिसमें दूसरे पेज में लिखा था, यूरोप गिल्ड ने टैक्स में 30% तक का माफ कर दिया है अगर आप डंजन को क्लियर करेंगे तो। और तीसरे पेपर यानी कि अमेरिका की तरफ का न्यूज ये आ रहा होता है कि वेकेंस प्लेयर्स के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जा रहा है जो कि इनकम टैक्स के रिलेटेड होगा। और इसी के साथ कोई कह रहा होता है, क्या हमें इन प्लेयर्स की बातें सुनना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन में न्यूज चल रहा होता है, जहाँ पर वो न्यूज एंकर बता रही होती है, दुनिया भर की प्लेयर्स की लगातार डिजायर बढ़ते जा रही है, यानी कि उनकी लालच। इस सब की वजह ये है कि प्लेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लॉ निकाला जिसमें उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे फायदेमंद साबित हुए। तो इसी की वजह से उन सभी की डिजायर और भी ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन गवर्नमेंट भी आखिर इन लोगों से क्या करे, क्योंकि ये प्लेयर्स एक ऐसे तरीके हैं जिससे वो लोग डंजन का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस जैसे माहौल में भी कोरिया का मीसा गिल्ड 5वें फ्लोर को क्लियर करने के लिए कोई भी रिवॉर्ड की रिक्वेस्ट नहीं दिए। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें बाहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई न्यूज एंकर कह रहा होता है, मीसा गिल्ड ने पहले फ्लोर से लेकर 5वें फ्लोर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से मीसा गिल्ड के स्पॉन्सर ऑनसॉन्ग ग्रुप का मार्केट का प्राइस स्काई रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ते जा रहा है। और ये सारी न्यूज है जो सब देख रहा होता है, जहाँ पर वो गुस्से से कह रहा होता है, ये सारे हरामी मीसा गिल्ड वाले पूरी कोरिया में बस यही छाए हुए हैं और इनकी वजह से हम एक लुटेरे लग रहे हैं। हम फिनिक्स गिल्ड वाले ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि कोई पैसे खाने वाली मशीन हो। तो इसके बाजू में उसका जो साथी बैठा हुआ होता है वो उससे कहता है, अरे यार अब भूल भी जाओ, आखिर तुम ये बकवास पहली बार थोड़ी सुन रहे हो, ये पहली बार थोड़ी ना है, ये तो कई बार हो चुका है, तो फिर अब क्यों इसके बारे में चिंता कर रहे हो। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? तुम डंजन से जब से बाहर आए हो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो, तो बताओ मुझे क्या कुछ गड़बड़ हुआ है डंजन में। तो जोसेफ कहता है, अरे यार मुझे उस चीज की याद मत दिलाओ, वो साला न्यूबी उसने तो डंजन में लगभग हम लोगों को मरवाई दिया था। तो उसका साथी उससे पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम लगभग मरते हुए बचे हो। तो जोसेफ जवाब देता है, क्या तुम मेरे सर पे लगे हुए चोट को देख रहे हो, ये उसी साले बेवकूफ उजिम किम की वजह से हुआ है। तो उसका साथी जो उसके बाजू में बैठा हुआ था वो हैरान होते हुए कह रहा होता है, तो क्या मैंने उजिम किम के बारे में जो अफवाहें सुनी थी वो सब कुछ सच है। हाँ, भले ही वो एक न्यूबी है, लेकिन वो वहाँ पर एक आइटम को पाना चाहता था जिसकी वजह से वो गॉब्लिन के झुंड के अंदर कूद गया और मैं उसे बचाने के लिए वहाँ पर गया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। तो ये बात सुनकर उसका साथी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तब तो आपको उस गिल्ड के अंदर उसे पनिश करना चाहिए था। जो सब बोलता है, अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि उस उजिंग किम यानी कि न्यू बंदे को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन फिर भी मैं उसे इस तरीके से जाने तो नहीं दूंगा, मैं उसे सबक तो सिखा के रहूंगा। मेरे जितने भी हंटर साथी है मैं उन सभी को बता दूंगा, अगर तुम उजिंग किम के साथ टीम अप करते हो तो उसके साथ कभी भी किसी डंजन के अंदर मत जाना। वेल, अभी तक तो आप लोगों ने इस कमीने का प्लान तो समझ ही गए होंगे कि आखिर ये क्या करना चाहता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर
होकर हमें किम की ओर का दिखाया जाता है, जहाँ पर किम सी जुनली की दीवार पर फोटो लगा रहा होता है, जहाँ पर किम कह रहा होता है मुझे अपनी पिछले लाइफ की तरह इस बार अपने अंदर उसकी रुचि नहीं दिखानी होगी, मुझे उसके मुझ पर अपनी रुचि दिखाने से पहले मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इसके लिए इसी के साथ हमें उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाता है, जिसका पल्ला तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पर उसने सी जुनलिन के बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है और वो सारे इवेंट्स को मिला रहा होता है कि उसके पास लाइफ में आखिर क्या क्या चीजें हुई थी। जहाँ वो इस फोटो को देखते हुए कह रहा होता है अगर मुझे पावरफुल बनना होगा तो मुझे उन सभी इवेंट्स को याद करना होगा कि सी जुनली आखिर मुझसे कहाँ कहाँ मिला था और सी जुनली के साथ आखिर कौन कौन है और कहाँ कहाँ से मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें फिनिक्स गिल्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। यहाँ पर फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम और भी डंजन के अंदर जाना चाहते हो? क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स फैला है उन सभी को तुम क्लियर कर सको और अपना नाम साफ कर सको? तो किम जवाब देता है कैसी अफवाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में आखिर क्या रूमर्स चल रहे हैं, मुझे बस पैसों की जरूरत है। इस पर हेड मैनेजर कह रहा होता है क्या तुम बस पैसे के लिए कर रहे हो? मुझे कुछ बताने दो तुम्हें ओ जिंग किम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है क्योंकि जिंदगी पैसों से भी ज्यादा कीमती होती है और अगर एक बार तुमने अपनी जिंदगी खो दिया वो चीज को तुम दोबारा नहीं पा सकोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किम तुम अपनी जिंदगी को पैसों के ऊपर दांव मत लगाओ। अगर तुम्हें पैसों की इतनी भी ज्यादा जरूरत है तो गिल्ड तुम्हें कुछ पैसों लोन पर दे सकता है। तो किम उसकी बात को रोकते हुए कह रहा होता है तो फिर ठीक है, आप बस मेरे डंजन के अंदर जाने का डेट फिक्स करवा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और साथ ही मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कई सारी बुरी अफवाहें फैल रही है, जो कि मेरे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि ये मेरे लिए अकेले जाने का एक बहाना भी हो सकता है। और इसी के साथ किम वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हमें कुछ समय बाद उन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर यानी कि जो फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर है वो सीईओ से कह रहा होता है सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ओजिंग किम के बारे में रूमर्स फैल रहे हैं वो सभी सच हैं। इस पर फिनिक्स गिल्ड का मेन सीईओ जो कह रहा होता है रूमर्स तो रूमर्स होता है, लेकिन वो किम जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा घमंडी है, लगता है कि वो अपनी जगह सही से नहीं जानता है। वैसे भी छोड़ो, आखिर वो किम जिस डंजन के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है आखिर उसका भी स्टेटस क्या है? तो उस पर वो मैनेजर कह रहा होता है सर इस डंजन के अंदर फिनिक्स गिल्ड का एक टीम गए थे, लेकिन वो लोग इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए और वो टीम पूरी की पूरी तरह से वहाँ पर गायब हो गई, यानी कि मर गए और कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया और तब से इस डंजन के अंदर जाने के लिए किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया है। तो इस पर वो सीईओ कहता है अच्छा ऐसी बात है? तो मैनेजर कह रहा होता है हाँ सर। और फिर वो सीईओ किम की ओर देखते हुए कह रहा होता है लड़का एक ऐसे डंजन को क्लियर करना चाहता है जिसे योंगवान पार्क फैक्शन वाले भी क्लियर नहीं कर पाए, जो कि अभी अभी नए उभरते सितारे थे। ये लड़का लगता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं चाहता है। इनकी अचानक से उसी बिल्डिंग को देखने लग जाता है जहाँ पर वो सीईओ खड़ा हुआ था और वो सीईओ कह रहा होता है चलो इससे हमें क्या, हमें जो हो सके हमें उसके लिए करना चाहिए। और किम उसी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अगर मुझे हीरो को मारना है तो मुझे एक ऐसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन को अपने साइड लेना होगा। जहाँ पर हमें उसी के साथ हमें उसके मोबाइल के अंदर किसी की फोटो दिखाई दे रही होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें योंगवॉन पार्क चैनचोन सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बंदा भागते हुए आ रहा होता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रहा था मिस्टर किम क्या वो आप ही हो? जहाँ पर वो हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आप सचमुच यहाँ पर अकेले आए हो? लेकिन किम उसे कुछ भी नहीं कहता और वो फिनिक्स गिल्ड का एम्प्लॉय अपने मन में सोच रहा होता है वो लोग कह रहे थे कि ये एक गंदे व्यक्ति वाला इंसान है, तो ये तो पक्का ही था कि उसके साथ कोई नहीं आने वाला है। और फिर वो एम्प्लॉय किम को रास्ता दिखाते हुए कह रहा होता है आपको डंजन के अंदर एंटर करने के लिए वहाँ से जाना होगा। और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये क्रेजी बास्टर अकेले ही डंजन के अंदर जाने वाला है? वैसे भी छोड़ो, आखिर इसमें मेरा क्या फायदा, चाहे वो अंदर जाकर मरे या फिर जिंदा रहे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसे सिस्टम में बताया जा रहा था कि आखिर डंजन को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जहाँ इस डंजन फ्लोर के बारे में बताया जाता है जो कि 3rd रैंक का है और इसकी डिफिकल्टी C रैंक की है और इसको क्लियर करने के लिए आपको ऑर्स को मारना होगा। तो इसके बारे में पढ़कर किम अपने मन में सोच रहा होता है ये देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल है, ऐसा लगता है कि मैं इस लेवल को तो यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता। और फिर वो अपने इन्वेंटरी से अपने शॉर्ट को निकाल लेता है और फिर वो कहता है लेकिन फिर भी इससे क्या फायदा, जब तक मैं लड़ूंगा नहीं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। क्या वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वो गॉब्लिन आते हुए सीधे किम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किम भी उस अटैक को देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही उसके नीचे से घिसकते हुए सीधे उसके पीछे आ जाता है और अपने शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके पैर पर एक अटैक कर देता है। लेकिन ये क्या, वो देखकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर हमें उसके पैर को दिखाया जाता है कि उसके पैर पर जरा सा भी डैमेज नहीं पड़ा था, बस उसके पैर पर एक छोटी सी खरोंच आई थी। तो ये देखकर अपने मन में सोच रहा होता है लगता है कि इसकी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है
है मैंने अपनी तलवार से बस इसके पैर पर एक छोटी सी खरोच ला पाया। ये तलवार इसकी चमड़ी को काट नहीं पा रही है, लेकिन वो ऑर्क अपने हथियार को निकालने लग जाता है। तो ये देख कर कि मन में सोच रहा होता है अगर इस हथियार का वार एक भी मेरे ऊपर पड़ गया, लगता है कि मुझे अपना बदला लेने से पहले ही नरक की यात्रा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी तरह से भी इसे मार दूं और इसके स्केलेटन को समन करूं तो फिर इस डंजन को क्लियर करने में मेरा चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तभी उस ऑर्क को भी देखते हैं जो कि किम के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया था। हाँ, जैसे ही वो और किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम तुरंत ही वहां से हट गया था। लेकिन उस ऑर्क के अटैक की फोर्स की वजह से वहां पर जो पत्थर था वो सीधे जाकर किम को लग जाता है, जिसकी वजह से किम के चेहरे पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम तुरंत ही उस ऑर्क के पीछे आ जाता है, जहाँ पर किम अपने प्लान के मुताबिक लगातार उसी जख्म के ऊपर उसी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और वो लगातार हर जगह बस मल्टीपल अटैक उसी जगह करते जा रहा होता है, जहाँ थोड़ी देर में उसके ऊपर कई सारे अटैक करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। और फिर हमें और को भी दिखाया जाता है जो कि किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा घुर्रा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस और के पैर के ऊपर जितना भी अटैक हुआ था उन सभी से ब्लीडिंग निकल रहा होता है। और फिर किम अपने स्वॉर्ड को लेकर और की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है एक और जो कि अपने घुटने पर आ गया है और उसके पैर जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो, वो किसी के लिए भी खतरा नहीं हो सकता। जो कहते हुए किम अपनी स्वॉर्ड को सीधे उस और के सर के अंदर घुसेड़ देता है, या फिर हमें वहाँ से खून दिखाया जाता है। और इसी के साथ सिस्टम किम से कह रहा होता है आपने एक और स्केलेटन सोल्जर को समन कर लिया है। पर आप लोग शुरू से हमारी वीडियो देखकर आ रहे होंगे तो आखिर आप लोगों को पता ही होगा कि किम ने अभी क्या कांड किया होगा। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें किसी और सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं और वहीं पर एक बंदा जिसके बारे में आप लोगों को जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्टोरी में हमारे काम आने वाला है। जहाँ वो कह रहा होता है ये तो कितना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसके सामने जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है आखिरकार तुमने फिर से क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। अब मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम फिर से बिजनेस के लिए किसी अजीब आइटम को खरीदने वाले हो। लेकिन वो बंदा बस मुस्कुराता है, जहाँ पर वो उसे फाइल देते हुए कह रहा होता है जरा तुम खुद ही इसे देख लो। तो जैसे वो फाइल में देखता है तो वो देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जहाँ में उस फाइल को भी दिखाया जाता है जहाँ उसमें किम की फोटो लगी हुई थी। जहाँ वो बंदा इस फाइल को पढ़कर हैरान होते हुए कह रहा होता है इसने तो अभी ही अपने आप को अवेकन किया है और इसने एक डंजन को भी क्लियर कर दिया है, वो भी अकेले ही। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो टकला बंदा कहता है हाँ तुमने सही कहा, अभी उसने एक और डंजन में गया है, वो भी अकेले। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है? तो इस पर वो बंदा कहता है अरे यार क्या तुम सचमुच इस रूमर्स पर भरोसा करने वाले हो? तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं नए नए प्लेयर बना था तो आखिर मुझे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, एक प्लेयर के रूप में काम करना और एक डंजन को क्लियर करना। और ये लड़का, इस लड़के ने तो पहले बार में ही एक डंजन को क्लियर कर लिया। मैं तो इस बात को भरोसा कर ही नहीं सकता, ये जरूर फेक रूमर्स फैला रहे होंगे सब लोग। आखिर ये खबर आई कहाँ से है? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ हो गए और तुमने सचमुच इस खबर पर भरोसा कर लिया। पर तभी वहाँ पर उस टकले बंदे की सेक्रेटरी मिस ली आ जाती है, जो कि उससे बड़ी डरावनी आवाज में कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है? तो ये बात सुनकर उसकी बहुत ही बुरी बढ़ जाती है, जहाँ पर वो घबराते हुए कहता है ओह तो ये क्या मिस ली की रिपोर्ट है? मुझे आश्चर्य अब नहीं हो रहा है कि आखिर ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा क्यों सही है। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आखिर आपको इतनी ज्यादा हाई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गया? इसके जवाब में मिस ली कॉफी के प्लेट को नीचे रखते हुए कह रही होती है मुझे इसी के पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। वो टकला कॉफी का एक सिप लेते हुए कहता है अगर इस रिपोर्ट को कोई और लाया होता तो मैं इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन इस रिपोर्ट को मेरी सेक्रेटरी ली लेकर आई है, तो इसलिए मैं इस रिपोर्ट पर 100% भरोसा करता हूँ। और अगर मैं अपने सेक्रेटरी पर भरोसा नहीं करूँ तो किस पर करूंगा? वो इसके बारे में बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे 3 पैकेट पर जाती है जो कि इंस्टेंट कॉफी बनाने का रेसिपी होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए मिस ली के ऊपर कहता है मिस ली मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इंस्टेंट कॉफी मत पिलाया करो, तुम जानती हो ना ये कितना घटिया स्वाद करता है। जब मैंने तुमसे ये बात कहा था तब तुमने मेरी बात क्या नहीं सुनी थी? बताओ मुझे आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन इस पर मिस ली बड़े शान से उससे कहती है कि आप ये जानते हैं कि ये इंस्टेंट कॉफी मैंने फिनिक्स गिल्ड से लाया है। जब फिनिक्स गिल्ड की मीटिंग हमारे साथ हुई थी मैंने उस इंस्टेंट कॉफी को वहाँ से उठा लिया था। तो ये सुनते ही वो टकला बहुत ही ज्यादा शांत होते हुए मासूम सा बच्चा बनते हुए कहता है वाह ये इंस्टेंट कॉफी कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा है मिस ली। और ये कहते ही वो टकला बिल्कुल मौंग बन जाता है, जहाँ पर वो अपनी मिस ली की तारीफ करते हुए कह रहा होता है अगर इस दुनिया पे मैं अपनी सेक्रेटरी मिस ली का भरोसा ना करूँ तो आखिर में किसके ऊपर करूँ? और ये देखकर तो बंदा भी थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाता है, जहाँ पर वो घबराते हुए मन में सोच रहा होता है ये साला कंजूस, मुझे नहीं लगता कि ये मिस ली को कोई भी पेमेंट देता होगा। और इसी के साथ वो मिस ली से पूछता है तो बताइए आखिर हमारे डंजन की खोज कहाँ तक पहुंची, क्या हमें कोई डंजन मिला है खरीदने के लिए? तो मिस ली कहती है नहीं मैं सबसे अच्छे डंजन को खोज रही हूँ, लेकिन उसका बजट बहुत ही ज्यादा महंगा है और वो हमारे बजट में तो नहीं आ रहे हैं। तो वो बंदा कहता है टकले मैंने सुना है कि तुम्हारे पास
पास तो पहले से ही बहुत ही सारे डंजन हैं, तो फिर तुम और डंजन क्यों खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास डंजन की कमी हो चुकी है? इस पर टकला बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, हाँ मेरे पास बहुत सारे डंजन हैं, लेकिन एक बार तुम जब जाकर उस डंजन को क्लियर कर दोगे तब मेरे पास कोई डंजन नहीं बचेगा, तब तो मुझे डंजन खरीदने की जरूरत पड़ेगी ना। बताओ मैं सही कह रहा हूँ ना? तो उसकी बात सुनकर वो बंदा चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब ही क्या है? मैं कल ही एक डंजन से बाहर निकला हूँ और तुम ये चाहते हो कि फिर से मैं एक डंजन के अंदर चला जाऊँ? ये नहीं हो सकता, मुझे भी आराम चाहिए। तो इस पर टकला कहता है, नहीं, अगर तुम डंजन के अंदर नहीं गए जल्दी तब तो तुम बहुत ज्यादा आलसी बन जाओगे। मैं पता है ना, हार्ड वर्किंग इंसान को हमेशा हार्ड वर्क काम करना चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो वो जल्दी बहुत ज्यादा आलसी बन जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम आलसी बनो, और ये सब मैं तुम्हारे हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। सोचो मैं तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखता हूँ। तो ये सुनकर वो बंदा उसके ऊपर भड़कते हुए कह रहा होता है, टकले तुम एक नंबर के पागल सन की हो। और वहीं पर मिस ली इन दोनों को देखते हुए कह रही होती है, इन दोनों का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें किम की ओर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक और को देखते हैं जो कि किम के स्केलेटन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ उस अटैक की वजह से किम का स्केलेटन सोल्जर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये चीज देखकर किम बोल रहा होता है, हाँ मुझे लगा ही था कि स्केलेटन इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आखिर में क्या ही कर सकता हूँ, मेरी माना स्किल बहुत ही ज्यादा लो है, मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्या तुम जानते हो ऑर्क्स, जब मैं अपनी पिछली लाइफ में किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड से लड़ रहा था तो मैंने उससे कुछ चीजें सीखी थी, और वो चीजों में से एक चीज ये था कि मैं जितने चाहे उतने स्केलेटन सोल्जर को समन कर सका हूँ। जहाँ इसी के साथ किम भी एक स्केलेटन सोल्जर को समन करने लग जाता है, और ये देखकर और की भी थोड़ी सी फट जाती है, जहाँ सिस्टम उसे बता रहा होता है आपने स्केलेटन सोल्जर को समन किया है। जहाँ उसी के साथ हमें किम के पीछे जो और को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी को फाड़ते हुए उसका स्केलेटन सोल्जर्स निकल रहा होता है। यहाँ पर हमें उसकी दादी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है, और किम बड़े गुस्से से उन लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम ये बात जानते हो, जब तक मेरा मैजिक पावर खत्म नहीं होता है मैं जितने चाहे उतने स्केलेटन सोल्जर समन कर सकता हूँ, बस मुझे तुम लोगों को अपने हाथ से मारना होगा। जहाँ इसी के साथ हमें उसके पीछे कई सारे ऑर्क्स की लाशें दिखाई दे रही होती है, और ये बात शायद से उन सभी ऑर्क्स को समझ में आ गई होती है, और फिर उसी के साथ हमें उसी डंजन के अंदर बस कई सारे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जहाँ उसी के साथ सिस्टम किम को बता रहा होता है, आपने लेवल अप किया है, आपकी एबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, आपके पॉइजन ब्लड का लेवल 2 हो चुका है। और किम ये सभी नोटिफिकेशन देखते हुए कह रहा होता है, लगता है कि अभी मुझे इन सभी ऑर्क्स को मारना बंद कर देना होगा, क्योंकि इन सभी लो लेवल ऑर्क्स को मारने से मेरी एबिलिटीज और मेरा लेवल अप बहुत ही ज्यादा स्लो होने वाला है। तो अब बस मुझे इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि मैं अपने लेवल अप कर सकूं। जहाँ इसी के साथ किम उस बॉस को मारने के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है, जहाँ पे वो जमीन पर बैठकर कोई चित्र बनाते हुए कह रहा होता है, मुझे लगा था कि इस ऑर्क स्लेयर डंजन के जैसे बॉस का नाम है ऑर्क स्लेयर, तो वो सारे के सारे ऑर्क्स को मार रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कई सारे ऑर्क्स हैं और वो एक टीम में भी नहीं रहता। क्या इसका मतलब वो कहीं और तो नहीं छुपा है? मुझे उसे जल्दी से खोजना होगा और उसे कैसे भी ना कैसे कर मारना होगा। तभी किम को सोचते हुए कह रहा होता है, अब बस एक ही जगह बचा है जहाँ पर मुझे देखना बाकी है। लेकिन तभी किम ध्यान देता है कि उसका स्केलेटन सोल्जर उसके बनाए हुए प्लान को देख रहा होता है, जहाँ वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो किम उससे पूछता है, क्या तुम इस प्लान को समझ रहे हो? क्या तुम इसे समझ सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम ये क्या देख रहे हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्केलेटन तो कुछ समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये अनडेड हैं। जय इतना बोलने के साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है कि आखिर वो ऑर्क स्लेयर कहाँ पर होगा, लेकिन मैं और ज्यादा अनडेड को नहीं समन कर सकता क्योंकि मेरी मैजिक पावर कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि बस यही एक स्केलेटन है जो मेरे पास है अब, और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए मुझे उस ऑर्क स्लेयर को मारना होगा। जहाँ पर इतना सोचने के साथ किम और वो स्केलेटन सोल्जर दोनों एक साथ वहाँ पर जाने लग जाते हैं। जहाँ वो जाते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी और प्लान को बनाना होगा और एक नया प्लान बनाकर उस ऑर्क स्लेयर को मारना होगा। जहाँ इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें किसी हड्डी के ढांचे के ऊपर कौवे को दिखाया जाता है और वहीं पर हमें उस डंजन बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ऑर्क स्लेयर होता है। जहाँ पर वो अपने दांतों से घुर्रा रहा होता है और उस घुर्राने की वजह से वहाँ पर जो कौवे बैठे थे वो सभी भी घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ हमें उस ऑर्क स्लेयर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को जान से मारकर घिराते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है ताकि वो उसे खा सके। यानी कि ये ऑर्क स्लेयर ऐसा है कि वो अपने जनजाति को भी मारकर खा सकता है
और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो ऑर्क्स बड़े मजे से अपने साथियों की बॉडी को खा रहा होता है और वहीं पर किम चुपचाप बस उस पर नजर रखते हुए मन में सोच रहा होता है इस डंजन का बॉस ऑर्क स्लेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और अगर मैं इससे अकेले ही लड़ने चला गया तब तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी और शायद से ये भी हो सकता है कि मैं वहीं पर मारा जाऊं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक प्लान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इस ऑर्क को अपने ब्लड पॉइजन वाले एरो से मार दूं तो ये पूरा का पूरा खेल वहीं पर बदल जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जहाँ पर किम ने अपने ब्लड को उस तीर के अंदर लगा दिया था और आप लोग जानते होंगे कि किम की ब्लड की खासियत क्या है और किम अपने स्केलेटन सोल्जर को इशारा कर कर आदेश दे देता है आओ ऑर्क से लड़ो। किम के इशारा करने के साथ ही वो ऑर्क स्केलेटन उस ऑर्क स्लेयर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वो ऑर्क स्लेयर भी पीछे मुड़कर देखता है जहाँ उसे देखने के साथ ही वो बहुत ही जोर से घुराने लग जाता है। यहाँ पर वो ऑर्क स्लेयर बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए उस स्केलेटन के ऊपर रश कर देता है और वो स्केलेटन भी अपने फुल फोर्स से उस ऑर्क स्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वो ऑर्क स्लेयर अपनी लाल आंखों से उस स्केलेटन सोल्जर को देखने लग जाता है। यहाँ पर वो अपने दांतों से उस स्केलेटन सोल्जर को चबाने लग जाता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए किम अपने एरो और बो को तैयार करते हुए मन में सोच रहा होता है ये 100% वही ऑर्क स्लेयर है कि जिस तरीके से ये स्केलेटन सोल्जर्स की हड्डियों को चबा रहा है इससे तो ये पता चलता है कि ये वही ऑर्क स्लेयर है। और अगर मुझे इस ऑर्क स्लेयर को हराना है तो मुझे सबसे के वाइटल पॉइंट पर यानी कि सबसे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा और इस ऑर्क स्लेयर का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा है इसकी ये दोनों आंखें। जहाँ इसी के साथ किम सीधे अपने ब्लड एरो को सीधे उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन तभी वो ऑर्क स्लेयर उस एरो को देख लेता है, लेकिन उससे पहले बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी इसलिए वो एरो सीधे जाकर उसी की आंख में घुस जाता है जिसकी वजह से वो पीछे घिराते हुए चला जाता है। लेकिन वो ऑर्क स्लेयर इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था जहाँ पर वो अपनी आंखों से उस तीर को निकालते हुए दूर फेंक देता है। लेकिन इसी के साथ स्टेटस विंडो यानी कि सिस्टम विंडो उसे बताता है ये जो ऑर्क स्लेयर है वो ब्लड पॉइजन से पॉइजनस हो चुका है। वहीं पर किम इस चीज को देखकर मन में सोच रहा होता है ये ब्लड वेपन बहुत ही ज्यादा कमाल का साबित हुआ। ये ब्लड एरो डायरेक्ट जाकर सीधे उस ऑर्क स्लेयर की आंखों में लगा, तब तो इसका 100% काम करना तो बनता ही है। जहाँ किम के इतना सोचने के साथ ही वो ऑर्क स्लेयर बहुत ही ज्यादा डर की वजह से घुराने लग जाता है। तो इस चीज को देखकर किम कहता है ओहो तुम्हें देखकर मजा आ रहा है। और इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है ब्लड पॉइजन की वजह से ऑर्क स्लेयर का हेल्थ बहुत ही तेजी से गिर रहा है और इसी नोटिफिकेशन के साथ ही उस ऑर्क स्लेयर का असर बहुत ही तेजी से घूमने लग जाता है जिसकी वजह से वो सीधे अपने दोनों घुटने पर आ जाता है। और ये चीज देखकर किम कह रहा होता है लगता है कि मेरे लेवल 2 का पॉइजनस स्किल कुछ ज्यादा ही इसके ऊपर हाईली इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी के साथ किम का सोल्जर सीधे उस ऑर्क स्लेयर के पास पहुंचते हुए सीधे उसका सर काट देता है। और इसी के साथ सिस्टम उसे बता रहा होता है आपने ऑर्क स्लेयर को मार दिया है, आपने इस डंजन को क्लियर कर दिया है, आपका लेवल अप हो चुका है और आप 1 घंटे के अंदर इस डंजन से वापस चले जाएंगे। और किम के पास जब तक समय था तो वहाँ पर वो सारे कंकाल को देखने लग जाता है जहाँ पर वो सभी स्केलेटन को देखते हुए कह रहा होता है अरे ये सभी तो स्केलेटन प्लेयर्स के हैं तो क्या इसमें यूनो पार्क का मेंबर्स कोई होगा। और यूनो पार्क फिनिक्स गिल्ड का वही मेंबर है जो कि सबसे पहले रेड मारने गए थे इस डंजन के अंदर। इसके बारे में कहते हुए वो अचानक से अपने पैर को उस सभी हड्डियों के ऊपर मारता है, लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज के ऊपर पड़ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है ये तो। इतना कहने के साथ ही हमें उस प्लेयर की हड्डी को दिखाया जाता है जिस पर एक बड़ा सा स्वॉर्ड का निशान होता है। जहाँ पर किम इस अटैक को देखते हुए कह रहा होता है अरे ये अटैक तो किसी मॉन्स्टर का अटैक तो नहीं लगता, ये अटैक तो किसी प्लेयर का लगता है जिसने पीछे से हमला किया हो। ये अटैक किसी नॉर्मल प्लेयर का तो नहीं लगता कि एक माहिर खिलाड़ी का है। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यूनो पार्क के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं होगी क्योंकि पैसों के लिए किसी को भी मारना ये यूनो पार्क करवा सकता है। तो उसके लिए बस ये एक चुटकी मसलने जैसा काम है। और जिसके बारे में बात चल रही है यूनो पार्क की कोई और है, इसके बारे में अभी हमें बताया जाएगा क्योंकि आने वाले एपिसोड में इसका बहुत ही ज्यादा अहम रोल होने वाला है। और किम कह रहा होता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे कैसे भी ना कैसे कर इन सभी पहलू को सुलझाना होगा। आखिर इस हंटर को किसने मारा, ये अच्छा हो जाए कि आखिर मुझे ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे मैं योंगवार पार्क के करीब जा सकूं। जहाँ पर वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसे गुफा के अंदर किसी चीज की रोशनी दिखाई देती है। तो किम उस रोशनी को तरफ देखते हुए कह रहा होता है अरे आखिर इस डंजन के अंदर एक गुफा क्या कर रही है। जहाँ इसी के साथ किम सीधे उस गुफा की ओर जाने लग जाता है। जहाँ वो जैसे गुफा के अंदर देखता है जिस चीज को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमें उस टनल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक और प्लेयर मरा पड़ा हुआ होता है। जहाँ पर किम इस प्लेयर को देखते हुए उनमें सोच रहा होता है इसकी तलवार में तो बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ है और इसके शरीर में भी कहीं भी कट का निशान तो नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि इसके सारे पार्टी के मेंबर जब मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तब ये यहाँ पर भाग के दुपक के छुप गया होगा और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होगा। जहाँ इसी के साथ सीधे उसके बैच पर देखता है तो इस बैच को देखकर किम सोच रहा होता है ऐसा काम तो बस यूनो पार्क लैंड का मेंबर ही कर सकता है क्योंकि ऐसा घटिया काम करना तो सबकी बस की
की बात तो नहीं है। और उसके बैच को देख कर किम मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, साले उस कमीने यूनो पार्क के साथियों की जफानी की जगह इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती है। और इसी के साथ हमें उस प्लेयर का नाम भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियोन YG। लेकिन तभी उसकी हड्डी के ढांचे के अंदर से एक डायरी गिर पड़ती है। इसे किम देख लेता है, जहाँ पर किम उस डायरी को उठाते हुए उसके अंदर पढ़ते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो एक डायरी है, क्या ये डायरी इस हंटर की है। जहाँ पर किम इस डायरी के पन्नों को पलटने लग जाता है, लेकिन इस पन्ने को खाली देखकर किम कहता है, इस डायरी के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन तभी किम को उस बीच वाले पेज के अंदर कुछ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर हमें सामने की ओर दिखाया जाता है कि उस मर कई सारे फोटो पर क्रॉस मार्क बना हुआ था। तो इसका मतलब यही है कि यूनो पार्क ने इन सभी लोगों को मरवाया था। तो ये चीज को देख कर किम कह रहा होता है, अरे ये तो वही लोग हैं, यूनो पार्क क्लैन मरवाना चाहता है और उन्हें मार भी दिया है। लेकिन इसी के साथ किम उस डायरी को बंद करते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, अरे वाह, इस डंजन के अंदर आकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी मिल गई है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करते हुए किम यूनो पार्क के पास पहुंचने वाला है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय।